गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जरूर ठीक होंगे और कोरोना में घर में रहकर स्टडी कर रहे होंगे और अच्छे से स्टडी कीजिए। अपना जो भी टीचर भेजती है उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये आपके ही काम का है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं पाठ 1 नमक के दरोगा से मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजब राय था, जो लम्ही गांव में डाक मुंशी थे। डाक मुंशी यानी जो चिट्ठियां बांटते थे। उनका वास्तविक नाम यानी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी यानी अंग्रेजी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में श्री रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि जब वे 7 वर्ष के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। जब वे 16 वर्ष के हुए तो उनके पिता का भी देहांत हो गया। इसके कारण मुंशी प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा में प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा, क्योंकि उनकी सौतेली माँ थी पहले, जिन्होंने उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा, बहुत कर्मकांडी थी। वो बाबा उनके टोने टोटके और कर्मकांडों में लगी रहती थी। तो उन्होंने सौतेली माँ का व्यवहार और उनके जीवन में किसानों और किलटों का दुखी जीवन, उनके ये एक जबरदस्त सच्चाई, अनुभव उनके लिए बहुत जबरदस्त सच्चाई लिए हुए थे, जो उनके साहित्य में भी झलकते हैं। जैसे नमक का दरोगा ही ले लो, एक क्लर्क की कहानी है। कुछ किसानों की पूछ की एक रात, जिसमें एक किसान की कहानी है। 2 बैलों की कथा, जिसमें एक किसान की कहानी है। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य में उनके जीवन पर के कार्यकाल में जो बीती घटनाएं हैं उनका बड़ा प्रभाव रहा है। उनकी बचपन से ही पढ़ने की बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी। 1906 में उनका दूसरा विवाह हुआ। पहले उनका 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और फिर 2006 में उन्होंने शिवरानी देवी जी से दूसरा विवाह किया, जो बाल विधवा थी। और उस समय बाल विधवा के साथ बहुत अत्याचार होते थे, तो उन्होंने राजा जो विवाह प्रथा चल रही थी उसको तोड़ते हुए उन्होंने बाल विधवा से शादी की। 1910 में उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास, इन विषयों को लेकर बीए की पढ़ाई शुरू की। बच्चों, आप जानते हैं जब गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था, तब मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी सरकारी नौकरी, स्कूल इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर वे उस आंदोलन में शामिल हो गए थे। लेकिन उनकी लेखक वाली रुचि खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे जब उनके परिवार में थोड़ी परेशानियां आने लगी, उन्होंने अपनी लेखन कला को जारी रखा। तो उन्होंने भी अपने लिए एक फिल्म में कुछ कहानियां लिख के भेजी और उसका उन्हें कुछ पारितोषिक मिलता था। उन्होंने एक कंपनी थी श्रेष्ठ आर्ट्स करके, उसमें अपनी कहानियां भेजी जिनके ऊपर फिल्में बननी थी। फिल्में भी बनी, लेकिन उन्हें वो भी रास नहीं आया। उनका 1 साल का अनुबंध था, वो 2 महीने में अनुबंध तोड़कर वहां से चले गए। फिर वो अपने गांव पहुंच गए और वहां पर रहने लगे।
बहुत सारी उपन्यास, बहुत सारी कहानियाँ, ईदगाह तो आपने पढ़ी ही होगी, हामिद और चिमटा वाले। तो ये सारी कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी। पंच परमेश्वर, दो मित्र होते हैं, दो शत्रु हो जाते हैं, लेकिन न्याय के लिए लिखी गई थी, इसलिए वो सही सही न्याय करते हैं। निर्मला, स्त्रियों पर आधारित भी रचनाएं, इनकी रचनाओं में उपन्यास सर्वोपरि है। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गवन, गोदान आदि। इन्होंने बहुत सारी उपन्यास लिखी हैं, लेकिन मुख्य उपन्यास आपको मैंने समझाई वो ये है। इनकी कहानियां लगभग 300 कहानियां इन्होंने लिखी हैं, जिसमें से मानसरोवर ऐसी कहानी है जो लगभग 8 भागों में संकलित हुई है। एक कहानी को 8 भागों में बांटा गया है। अगर उसे एकत्रित कर दिया जाता तो वो एक उपन्यास बन सकती थी। करबला, संग्राम और प्रेम की बेदी मुंशी प्रेमचंद के नाटक हैं। आप सोचिए, एक लेखक जिसे हम उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं, वो कहानियां भी लिखते हैं, वो नाटक भी लिखते हैं, वो आलोचना भी लिखते हैं, और उनकी गद्य की ये विधाएं, एक पूरी विधा पर उनका अपना अधिकार रहा है। और इन्हें हम पढ़ेंगे पाठ 1, नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इसमें पात्र हैं मुंशी बंसीधर जो दरोगा है, पंडित आलोपीदीन जो जमींदार है, बड़े मुंशी जो बंसीधर के पिता हैं, और बदलू सिंह जो एक सिपाही है। नमक का दरोगा प्रेमचंद द्वारा रचित लघु कथा है। लघु कथा यानी छोटी कहानी। इसमें एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को बताया गया है, जिसने काला बाजारी यानी चुपचाप से किसी चीज को ले जाना, सरकार के विरुद्ध काम करना, काला बाजारी के विरुद्ध आवाज उठाई। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की है। कहानी में मानव मूल्यों को आदर्श रूप में दिखाया गया है। कहानी कहती है कि जो ईमानदार है और जो कर्तव्यनिष्ठ है, वह व्यक्ति सबसे अच्छा है। मुंशी प्रेमचंद जी ने नमक के दरोगा में हमें यही समझाने की कोशिश की है कि अगर एक व्यक्ति ठान ले कि मुझे ईमानदारी से काम करना है और मुझे किसी से घूस नहीं लेनी है, रिश्वत नहीं लेनी है, तो वो अपना कार्य अच्छे से कर सकता है। अंग्रेज मुंशी बंसीधर की जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके सीरी और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती ही जा रही हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, कभी भी गिर सकता हूं, ये मालूम नहीं है। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। मालिक मुख्तार यानी घर की पूरी
कि तुम्हें कौन सा पद मिला है या कौन से पद पर तुम आसीन हो। यह तो पीर का मजार है। पीर यानी जो मुस्लिम समुदाय के गुरु होते हैं, उनको जहां दफन किया जाता है उसे मजार कहते हैं। पीर का मजार। निगाह चढ़ावे और चादर पर रहनी चाहिए, भक्ति में नहीं। हमेशा तुम्हारी निगाह क्या चढ़ाया है लोगों ने, उस चढ़ावे पर और उस पड़ी हुई चादर पर ही होना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आए हो। उनके पिताजी पीर और पीर की मजार के माध्यम से उन्हें ऐसी नौकरी ढूंढने के लिए कह रहे थे जहां पर ऊपरी इनकम हो, यानी रिश्वत देनी जहां पर आसान हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है। पूर्णिमा का चांद 15 दिन में एक ही बार दिखाई देता है। तो उन्होंने वेतन से उसकी उपमा करते हुए बताया है कि तनख्वाह तो हमें, सैलरी तो महीने में केवल एक बार मिलती है, जो पूर्णिमा के चांद की तरह होती है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जिस तरह से पूर्णिमा के दिन पूरा चांद निकलता है और फिर 15 दिन में वो घटते घटते अमावस्या पे एकदम खत्म हो जाता है, उसी तरह से हमारी मासिक सैलरी होती है जो 15 दिन में, 10 दिन में समाप्त हो जाती है। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है, बहता हुआ स्रोत है ऊपरी आय। वो तो बहते ही रहता, वो तो रोज आती रहेगी, रोज मिलती रहेगी तुम्हें, और उससे जिससे सदैव प्यास बुझती रहेगी और घर का सारा खर्चा और जो भी तुम्हारे अन्य खर्चे होंगे वो उसी ऊपरी आय से ही चलेंगे। इसलिए तुम्हें रिश्वत लेते रहना है। वेतन मनुष्य देता है, यानी जहां काम करोगे तो तुम्हें तनख्वाह तो मालिक देगा। वेतन यानी सैलरी, वो सैलरी तो तुम्हें मालिक देगा। इससे उसमें वृद्धि नहीं होगी, उससे तुम्हारा कुछ भी पैसा उसमें जुड़ेगा नहीं। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, जो ऊपर से इनकम होती है वो तो भगवान की देन है। इसी से उसकी बरकत होती है और उसी से धन इकट्ठा होता रहता है। तुम स्वयं बुद्धिमान हो, मैं तुम्हें और क्या समझा सकता हूं। इस कहानी में वंशीधर के पिता ने अपने पुत्र को स्वयं ही भ्रष्ट और रिश्वतखोर बनाने के लिए कहा, क्योंकि वो बहुत गरीबी से और बुरे दौर से गुजर रहे थे। उन्हें लगता था कि पैसे वाला होना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है और निर्धन होना सच्चाई को आदर्श रूप में तो दिखाया गया है और दरोगा को सम्मानित भी किया गया है, क्योंकि वो सच्चाई पर चलने वाले, सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्तव्य परायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। अंत में यह शिक्षा दी गई है कि एक बेईमान स्वामी भी एक ईमानदार कर्मचारी की तलाश में रहता है। बच्चों, यह कहानी आजादी से पहले की है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले की ये कहानी है। तब नमक का नया विभाग बनाया गया था। जो नमक हम खाते हैं उसे समुद्र में बनाया जाता है। आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन कहां से चलाया था? कहां से चलाया था? गुजरात से। सबसे अच्छा नमक आज भी गुजरात में ही बनता है। विभाग में ऊपरी कमाई भी बहुत ज्यादा थी, यानी घूसखोरी, रिश्वतखोरी। इसलिए सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। उस दौर में फारसी यानी अंग्रेजी का बोलबाला था और उच्च ज्ञान के बजाय केवल फारसी की प्रेम कथाएं पढ़कर लोग उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। फारसी की प्रेम कथाएं यानी पहले
रोमियो और जूलियट जो अंग्रेजी प्रेम कथा के पात्र हैं, वो एक प्रेम कथा यानी लव स्टोरी है। लोग अंग्रेजी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे क्योंकि उन्हें ही ज़्यादा उच्च शिक्षित समझा जाता था जो अंग्रेजी पढ़कर आते थे। तो उन्हीं किताबों को पढ़कर बंसीधर भी रोजगार की तलाश में निकल पड़े। भाग्य कहे कि उन्हें नमक के दरोगा पद पर चयन कर लिया गया। उनके पिता मूढ़े मुंशी बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को जाते वक्त समझाया था कि बेटा ईमानदारी से काम तो करना, लेकिन ऊपरी कमाई का बहुत ध्यान रखना, थोड़ा लेन देन तो कर ही लेना, क्योंकि घर चलाना है, पुराने कर्जे चुकाना है, बेटों की शादी करना है। इसलिए मैं तुम्हें ये सीख दे रहा हूँ। कोई भी माता पिता बच्चे को बेईमानी करने की सीख नहीं देते, लेकिन उन्होंने समझाया कि आजकल घूसखोरी का जमाना है, इसलिए तुम थोड़ी बहुत रिश्वत लेते रहना। और जब उन्हें ये पता चला कि नमक के लिए दरोगा पर बंसीधर का चयन हुआ है, तो मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे कि अब तो अच्छी कमाई आएगी। लेकिन बंसीधर बहुत ईमानदार थे। वे कोई भी रिश्वत नहीं लेना चाहते थे, कोई भी पैसा ऊपरी कमाई का नहीं लेना चाहते थे। धीरे धीरे करते उन्हें लगभग 6 महीने गुजर गए और उन्होंने अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से सभी अधिकारियों का मन मोह लिया। एक दिन की बात है कि रात के लगभग 2 बजे सभी कर्मचारी गहरी नींद में सोए हुए थे क्योंकि नशा करके सोते थे। बंसीधर जी को लगभग 2 किलोमीटर दूर यमुना नदी से गाड़ियों के खट 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 की आवाज सुनाई दी। उन्होंने और ध्यान से सुना तो बहुत सारी गाड़ियों की आवाज थी। उन्होंने तुरंत एक सिपाही को आवाज दी, बदलू सिंह उठो। यमुना के पुल पर गाड़ियों की आवाज आ रही है। जब वो वहां पहुंचे तो वहां बहुत सारी गाड़ियां लाइन से जमुना का पुल पार कर रही थी। पंडित जी ने उन गाड़ियों में, पंडित आलोपीदीन एक जमींदार थे, उन गाड़ियों में उनका नमक जो वो सरकारी खदानों से चुरा कर ले जा रहे थे। बिना अनुमति के ले जाना मतलब चुराना ही होता है, वो चुरा कर ले जा रहे। जब बंसीधर ने कड़क आवाज में पूछा कि तुम कौन हो और ये गाड़ियां किसकी हैं, तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। एक व्यक्ति धीरे से आकर बताता है कि ये गाड़ियां पंडित जी की हैं। कौन पंडित जी? जोर से आवाज देकर उन्होंने पूछा। पंडित आलोपीदीन। वो थोड़ी देर के लिए सन्न रह गए कि ये तो यहाँ के प्रतिष्ठित जमींदार हैं और वो ऐसा काम कर रहे हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, इतना रुतबा है, उसके बावजूद भी चोरी छुपे नमक को ले जाना गुनाह है। उन्होंने गाड़ियों को जब्त कर लिया। जब ये बात पंडित आलोपीदीन के कानों तक पहुंची तो वो वहां से बंसीधर जी से मिलने आए। मिलकर उन्होंने कहा कि बाबूजी, आप सरकारी नौकर हैं और मैं तो यहाँ सरकार की सेवा के लिए ही बैठा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बंसीधर ने कहा कि सेवा नहीं, आपकी गाड़ियां जब्त की गई हैं और इस गुनाह में आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये सुनकर पंडित आलोपीदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बताइए आपकी सेवा में कितना पेश करूं? 1000, 2000, 10,000 इसी तरह से पैसों का लोभ देते गए, लेकिन बंसीधर पर लक्ष्मी जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कोई भी पैसा लेने से इनकार कर दिया और अपने सिपाही को आदेश देकर पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करवा लिया। हथकड़ियों में जकड़कर थाने ले जाया गया। भले ही रात थी, पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन सबके कान जाग रहे थे।
गिरफ्तार कर लिया गया है और वो नमक चुराने के उसमें अपराध में पकड़े गए और सरकारी चीजों का या सरकारी खजाने का इस्तेमाल करना बिना पूछे अपराध ही है। मुकदमा अदालत में गया। अदालत तो जानते ही हो कि वहां पर सब कुछ खरीदा और बेचा जाता है। उस अदालत में भी ऐसे ही हुआ। गवाह खरीदे गए, वकील खरीदे गए और यहां तक कि फैसला देने वाले जज को भी खरीद लिया गया। मुकदमा एक तरफा गया। पंडित आलोपीदीन को बेदाग, बेइज्जत, बाइज्जत बरी कर दिया गया। वो मुस्कुराते हुए और पैसे बांटते हुए अदालत से निकले, लेकिन एक ईमानदार और कर्तव्य पर चलने वाला मुंशी बंसीधर अपना सिर झुकाए अदालत से बाहर निकले, जैसे उन्होंने कोई अपराध किया। एक हफ्ता बीत जाने पर उन्हें इस सच्चाई और धर्मपरायणता की बहुत बड़ी सजा मिली। उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने अपना सामान उठाया और अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने पर बूढ़े पिता ने बहुत कुछ सुनाया, बहुत गालियां सुनाई कि इतनी ईमानदारी भी किस काम की, घर की हालत देख रहे हो, हम लोग गरीबी में जी रहे हैं, कर्जा है, घर में 2 बहनों की शादियां होनी है। बूढ़ी माँ को भी बहुत दुख हुआ और पत्नी ने तो कई हफ्तों तक बात ही नहीं की और बीच बीच में उन्हें ताना मारती रही। धीरे धीरे उनके दिन गुजर रहे थे कि एक दिन उनके दरवाजे पर एक रथ रुका। बहुत कोलाहल की आवाज आई। मुंशी जी बाहर निकले और पंडित आलोपीदीन को देखकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे, चापलूसी करने लगे और अपने बेटे को कोसने लगे। उनको आदर के साथ घर के अंदर बुलाया। जैसे ही बंसीधर ने सुना पंडित आलोपीदीन आए हैं, तो उनके मन में एक शंका हुई कि शायद अभी मुझे बेइज्जत करने मेरे घर आए हैं, पर ऐसा नहीं था। उन्होंने पंडित जी को, क्योंकि पहले ब्राह्मणों को बहुत मान्यता मिलती थी, तो पंडित जी को अच्छे से बिठाया, दंडवत प्रणाम किया। फिर उनसे पूछा कि कहिए, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा कि मैं जो कहूँगा उसे बिना ना किए आप मान लोगे, उसके लिए मना नहीं करोगे। उन्होंने ये अदालत का कानून का जो पत्र होता है वो निकाला और बंसीधर के हाथों में देते हुए बोले कि आप सिर्फ इस पर दस्तखत कर दीजिए। बंसीधर ने जब उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि पंडित आलोपीदीन अपनी पूरी संपत्ति का मैनेजर बंसीधर को नियुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने जब ये देखा तो बंसीधर ने बोला कि मैं तो इसके लायक नहीं हूं, मैं इस पद के लायक नहीं हूं। तो उन आलोपीदीन क्या बोलते हैं कि मुझे इस पद के लायक व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। तो इस कहानी से तो यही समझ में आया कि एक मालिक जो बहुत बेईमान था, लेकिन अपनी संपत्ति के लिए वो एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश में था कि जो ईमानदारी से मेरी संपत्ति की देखभाल करेगा, उसमें से कुछ भी चुराएगा नहीं, आजीवन हमारा वफादार रहेगा। तो ये आलोपीदीन ने खुश होकर कलम से कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, मैं एक विद्वान व्यक्ति नहीं चाहता, ना अनुभव की और ना ही मर्मज्ञता की, यानी उसके विषय में जानने की, ना ही आपकी कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूं। जब मैंने आपको रिश्वत देने की कोशिश
अटल रहे कि मैं किसी कार्य के लिए घूस नहीं लूंगा। तो अब सौभाग्य और सुअवसर ने एक अच्छा अवसर मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। एक ईमानदार, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, उसके सामने एक विद्वान और गहराई से उस विषय में जानने वाला लेकिन बेईमान व्यक्ति हो तो वो मायने नहीं रखता। एक सच्चा, एक ईमानदार व्यक्ति मायने रखता है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। वो चाहते थे कि ये व्यक्ति मेरे हाथ से निकल न जाए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव हमेशा वही नदी किनारे वाला बेमुरव्वत, जिसके मन में दया नहीं होती, वो जो धर्म पर अड़िग रहता है, वो दया दिखा के अपना धर्म होना नहीं चाहता। उद्दंड यानी थोड़ा ना मानने वाला, किसी की बात ना सुनने वाला, कठोर अड़े रहने वाला, परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वह ये चाहते थे कि जैसा था ये व्यक्ति वैसा ही बना रहे। इतना सुनकर बंसीधर की आंखों में आंसू छलक आए और उन्होंने कलम पकड़ते हुए बड़े ही सम्माननीय भाव से आलोपीदीन के तरफ देखा और दस्तखत कर दिए। इतना ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण मैनेजर पाकर आलोपीदीन भी गदगद हो गए। बंसीधर ने एक गंभीर भाव से कहा, यूं तो मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है और न बुद्धि, न में वह स्वभाव जो इन सारी त्रुटियों को कम कर सके या इनकी पूर्ति कर सके। जिस पद के लिए आप मुझे रख रहे हैं, जिस पद पर आप मुझे नियुक्त कर रहे हैं, उस पद के लिए मेरे अंदर ना तो उतनी बुद्धिमत्ता है और ना ही वो विद्वानता है कि जो मेरे अंदर जो कमियां हैं उसकी वो पूर्ति करे। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ यानी उस बारे में बहुत जानकारी रखने वाला और एक अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता है। पंडित आलोपीदीन ने बंसीधर को जिस पद के लिए नियुक्त किया था वो उनकी पूरी प्रॉपर्टी का मैनेजर था। तो बंसीधर थोड़े अंदर से दुखी हो जाते हैं कि मैंने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके उलट ही इस सज्जन पुरुष ने मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया कि ये अपने यहाँ मुझे वापस एक उच्च पद पर आसीन करने वाले, नियुक्त करने वाले। तो वो अपनी कृतज्ञता आलोपीदीन के साथ। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात यानी प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें सम्राट कह के बुलाया। उपन्यास सम्राट यानी उपन्यास लिखने का राजा। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी को साहित्य का मार्गदर्शन किया है। प्रेमचंद ने यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी है। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी विकास या हिंदी साहित्य का विकास अधूरा ही माना जाता है।
क्योंकि इनकी सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखना आरंभ किया था। आज हम जिन उपन्यासों को पढ़ते हैं ये हमारे पास मुंशी प्रेमचंद की धरोहर है।